पहली कहानी। मैं बचपन में बनस्थली विश्वविद्यालय के परिसर में रहता था क्योंकि मेरे माता पिता वहां काम करते थे। मैं उस दौरान चौथी कक्षा में पढ़ता था। मेरे घर के पीछे एक विशाल घना जंगल था और हम बच्चों को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन एक शाम हमने अपने माता पिता को बताए बिना वहां जाने का फैसला किया। हम जानते थे कि वहां जंगली जानवर रहते थे, लेकिन बच्चे होने के नाते हम खुद को सुपर हीरो समझते थे। अंधेरा होने के बावजूद भी हम वही रहे। यह हमारे लिए थोड़ा रोमांचक था, लेकिन अब तक मुझे थोड़ा डर लगने लगा था और मैं सभी को वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश करने लगा कि तभी अचानक हमने किसी जानवर की गुर्राने की आवाज़ सुनी। हम बहुत डर गए और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। अचानक पीछे से हमने एक महिला को यह कहते हुए सुना कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरी जगह है और मैं मेरे पालतू जानवरों के साथ यहाँ रहती हूँ। हमने मुड़कर देखा। उसके गाल पर एक भयानक निशान था। वह एक बूढ़ी औरत थी और उसने काली साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में एक अजीब सा बैग था। उसने हमें वहां से जाने को कहा और फिर कभी वापस लौटने के लिए मना किया। और मेरे एक दोस्त अक्षत ने तो रोना भी शुरू कर दिया था। फिर उस बुढ़िया को शायद उस पर दया आई और उसने अक्षत को बैग से निकालकर एक चॉकलेट जैसा कुछ खाने को दिया। उस बुढ़िया ने हमें भी चॉकलेट दिया और कहा रात होने से पहले वहां से चले जाने के लिए। हमने उसकी बात मानी और वहां से निकल गए। लेकिन उस बुढ़िया ने फिर से पीछे से जोर से चिल्लाकर कहा कि आज रात को सोना नहीं। मेरे एक दोस्त ने उससे पूछा क्यों? उसने बड़े अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बुरे सपने सच हो जाएंगे। यह सुनने के बाद हम वहां से जल्द निकल गए। उसके बाद हम घर चले गए। हम महिला के बारे में भूल गए और मैं सो गया क्योंकि अगले दिन मेरी परीक्षा थी। उस रात मैंने सपना देखा कि मैं अपने माता पिता से दूर जा रहा था, जैसे कि मैं कभी वापस आने वाला ही नहीं हूँ। मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा, जबकि मेरे पिता मेरी माँ को संभालते हुए दिख रहे थे। मेरी माँ ने अपना हरा सूट और लाल दुपट्टा पहना था, जबकि मेरे पापा ने एक ट्रैक सूट पहना हुआ था। जैसे ही मैं कार की पिछली सीट पर बैठा, मैंने अपने माता पिता को आखिरी बार देखने के लिए खिड़की से झांका, लेकिन मेरे माता पिता के बजाय मैंने उस बूढ़ी औरत को मेरी ओर हाथ लहराकर मुझे बाय बाय करते हुए देखा। वो मेरी ओर देखकर हंस रही थी, मानो कह रही हो मैंने कहा था ना रात को सोना नहीं है। मैं बहुत डर गया और नींद से उठ गया। इस सपने के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन सच में 3 महीने बाद यह बुरा सपना सच हो गया। मेरे माता पिता ने मुझे 4वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा के बाद मथुरा अपने दादा दादी के घर भेजने का फैसला किया आगे की पढ़ाई के लिए। उस दिन मेरी मम्मी ने वही कपड़े पहने थे जिसे मैंने सपने में देखा था, और इसी तरह मेरे पापा ने भी वही ट्रैक सूट पहना था। मेरी पिछली सीट पर बैठने के बाद जब मैंने आखिरी बार पीछे देखा तो मैंने अपने माता पिता के बजाय उस महिला को देखा। वो बूढ़ी आंखें, वो शातिर मुस्कान और वही लहराते हुए हाथ। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि अक्षत की माँ का देहांत हो गया है। जब मैं कई साल बाद अपने घर लौटा तो मैंने पूछताछ की कि क्या हुआ था। उसने मुझे बताया कि उसने उस रात अपनी माँ को सपने में मरते देखा था। यह उसका डर था, उसकी माँ को खो देना।
और मेरा डर था मेरे परिवार से अलग हो जाना। हमारा तीसरा दोस्त दीपक उस रात को सोया नहीं था, इसलिए उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। यह एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन मैं श्योरली ये नहीं कह सकता कि यह सब उस बूढ़ी महिला का किया धरा है। अब भी मैं अपने बुरे सपने में उसकी झलक देखता हूँ, और जब मैं ऐसे सपने देखता हूँ तो वे सच हो जाते हैं। दूसरी कहानी। ये घटना जनवरी 2011 की है। मैं तब अपनी MBA की पढ़ाई कर रहा था और एक शाम मेरे पास एक फ़ोन आया कि मेरे छोटे भाई की एक बाइक एक्सीडेंट हुई है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। सौभाग्य से वो अस्पताल मेरे कॉलेज से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था, इसलिए मैं उसे देखने के लिए चला गया। मेरे परिवार के सदस्य ICU के बाहर इंतज़ार कर रहे थे और मुझे बताया गया कि उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। थोड़ी देर बाद हमें सूचित किया गया कि वह खतरे से बाहर है। हम सभी ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी कुछ देर बाद हमने उसके दर्द में चीखने की आवाज़ें सुनी। हमें ऐसा लगा कि जैसे वो बहुत दर्द में था। जब मेरे माता पिता इसके बारे में डॉक्टर से बात करने गए, मैं उसके कमरे में घुस गया और मेरे अंदर जाते ही उसने चीखना बंद कर दिया। उसने मुझे अजीब ढंग से पूछा, क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? हैप्पी बर्थडे बिग ब्रदर। इससे मैं बेहद चौंक गया, लेकिन फिर भी मैं जाकर उसके पास बैठ गया। फिर मैंने उससे पूछा कि उसकी एक्सीडेंट कैसे हुई, और उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह अपने बिस्तर से उतर गया और खिड़की की ओर लपकने लगा। कल्पना कीजिए, एक आदमी जो दर्द से चिल्ला रहा था और जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां थी, उसका इस तरह से उठना और चलना अकल्पनीय है। मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। जवाब में उसने कहा, मेरी ओर देखो। मेरा छोटा भाई अस्पताल की 6ठी मंजिल की खिड़की से बाहर कूदने ही जा रहा था कि मैं उसकी ओर भागा और उसे रोकने की कोशिश की। जब मैं उसे काबू करने में कामयाब नहीं हुआ तो मैंने माता पिता को चिल्ला चिल्ला कर रूम के अंदर बुला लिया। अब उसका चेहरा सामान्य नहीं लग रहा था, ना ही वो सामान्य तरीके से व्यवहार कर रहा था। उस दिन के बाद उसने जिद करना शुरू कर दिया कि वह किसी भी तरह से उस अस्पताल में नहीं रहेगा। अगर वो वहाँ रहा तो वो मर जाएगा। मेरी माँ ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके उसे घर ले जाने का फैसला किया। वो घर आया और सो गया, लेकिन जब वो उठा उसने फिर से अजीबोगरीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो खिड़कियों से बाहर झांकने लगा और उसने मेरी माँ से कहा कि माँ, वो देख, वो मुझे लेने आई है। फिर अचानक वो सोफे से कूद गया और पूजा के कमरे की ओर भागने लगा। पूजा के घर के दरवाजे के पीछे से वो बाहर की ओर झांकने लगा। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और उससे पूछा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, और उसने बाहर झूले की ओर इशारा किया और कहा, वो मुझे ले जाना चाहती है। मैं वहां किसी को नहीं देख सकता था। कुछ समय बाद वह शांत हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह एक खुली हुई अलमारी के सामने अपने पैर की उंगलियों के ऊपर खड़ा होकर बहुत जोर से हंसने लगा। उस रात हमने उसे रस्सी से बांध दिया और सोने चले गए। उस रात करीब 2:30 बजे मैंने अपनी आंखें खोली उसे चेक करने के लिए, और मुझे एहसास हुआ कि मैं एक महिला के बगल में सो रहा था, जो कि मेरा भाई नहीं था। मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि मेरे घर पर हर कोई जग गया। मेरे माता पिता ने इस बात को मेरी कल्पना के रूप में खारिज कर दिया और हम फिर से अपने छोटे भाई की तलाश करने लगे। हमने उसे छत पर खुद से बात करते हुए पाया। जब मेरी माँ ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने कहा, मुझे कल उसके साथ जाना है, इसलिए मैं इसके बारे में उससे बात कर रहा हूँ। इसके बाद
उसने खुद को अपर्णा के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। मेरी माँ इस बात से बहुत डर गई और उन्होंने स्थानीय पुजारी को बुलाया। उसने हमें बताया कि मेरा भाई खुद के साथ कुछ लेकर आया है इस घर में, ठीक उसी जगह से जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। हमें बाद में पता चला कि उसी रास्ते में जहां मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, एक लड़की की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उस लड़की का नाम अपर्णा था। अंत में हमें मेरे छोटे भाई को गुजरात के एक आश्रम में ले जाना पड़ा, जहां उसे फिर से सामान्य होने में महीनों लग गए थे। तीसरी कहानी। 2014 में मैं नवी मुंबई अपने 2 सहेलियों के साथ एक अपार्टमेंट में मूव करती हूँ। क्योंकि हम सभी अलग अलग कंपनियों में काम करते थे, इसी वजह से हम घर में अलग टाइम में घुसा करते थे। हमारे रूम के एंट्रेंस पर ही दरवाजे की दूसरी तरफ मकान मालिक द्वारा हनुमान जी की एक लैमिनेटेड तस्वीर लगाई हुई थी और ये तस्वीर हमेशा अलग अलग कारणों से गिरती रहती थी और हमने कई बार इस तस्वीर को फ्लोर में गिरा हुआ पाया था, लेकिन हमने कभी भी अपने सामने इसे गिरते हुए नहीं देखा था। स्वाभाविक रूप से हमने इसकी जांच की कि ये हवा के कारण तो नहीं गिरती है, या फिर दरवाजे के बंद होने के दबाव से, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है, पर हमें कुछ भी नहीं मिला। इसके कुछ दिन बाद हमारे इसी घर में एक पार्टी के दौरान हमारे एक दोस्त ने बोला कि इस घर की एनर्जी बहुत खराब लग रही है, जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ देना ही अच्छा होगा। उसने हमें एक बाबा जी का नंबर दिया और कहा कि हमें इस घर की एनर्जी को शुद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा के घर में आने के बाद कुछ पूजा अर्चनाएं करने के बाद लगा कि सब कुछ ठीक हो गया और इसके बाद वो हनुमान जी की तस्वीर भी नहीं गिरती थी। लेकिन कुछ हफ्ते बाद मेरे बेडरूम में एक नई समस्या शुरू हो गई। जब भी मैं रात को घर पर अकेली होती थी और दोस्तों के साथ फोन पर बात करती थी, तो उन्हें बैकग्राउंड में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती थी और वो मुझसे पूछते थे कि मेरे घर में कौन रो रहा है। ऐसा कई बार हुआ और सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने एक ही बात बोली। धीरे धीरे डर के मारे मेरी तबीयत खराब होने लगी और रात को नींद भी कम आती थी। और फिर एक रात हम सभी एक साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। अचानक हमने सुना कि किसी ने दरवाजे पर एक कांच का बोतल दे मारा है। हमने दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और ना कोई बोतल वहाँ थी। यह मेरी पहली मुठभेड़ थी जिसमें मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था। हम मिनरल वाटर की बोतलें खरीदते थे और जब भी हम काम से लौटते थे तो दरवाज़ा खोलते ही हमें सामने के कमरे में बोतल के ढक्कन पड़े दिखाई देते थे। यह लगभग हर दिन होता था क्योंकि यह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, इसलिए हमने घर में मौजूद उस नेगेटिव एनर्जी को परेशान नहीं किया। लेकिन एक दिन मैं फिर से अपने कमरे में अकेली थी और मुझे लगा कि कोई मेरे पैर को पकड़कर उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। अचानक मैंने बिस्तर को हिलते हुए महसूस किया और मैं बिस्तर से कूद गई और अपनी चप्पल को पहनकर घर से बाहर निकल गई, क्योंकि मुझे यकीन था यह एक भूकंप था। लेकिन रूम से निकलते ही घोर अंधेरे ने मुझे घेर लिया और मैंने डर के मारे हिलना बंद कर दिया। कुछ देर बाद मैं कैसे भी करके घर से बाहर निकल आई और मैंने वहाँ 2 आदमियों को बैठे देखा। मैंने उन्हें उस भूकंप के बारे में पूछा। उन्होंने बोला उन्होंने कोई भूकंप महसूस ही नहीं किया। मैंने इतना सुना ही था कि मैंने उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद मैं उस घर को छोड़कर अपने अंकल के घर सेंटा क्रूज रहने आ गई और इसके बाद मुझे आगे कोई वैसी परेशानी नहीं हुई। दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज की कहानियों के इस सिलसिले को यही ख़त्म करने का। इन सभी कहानियों को मैंने कलेक्ट किया है और इन सभी कहानियों को भेजने वाले ये दावा करते हैं कि ये सभी कहानी एकदम सच है। इन घटनाओं पर बिलीव करना या ना करना आपके ऊपर है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उस खून से लाल हुए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और उस बेल आइकन वाली मंदिर की घंटी को भी बजा देना, जिससे आपको डर थोड़ा कम लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय।